क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना सीधा हाथ ऊपर करते हैं तो मिरर के अंदर वो उल्टा हाथ ऊपर किया हुआ क्यों दिखाता है? इन दोनों में से कौन सा सिंबल बनाने का तरीका सही है? इसका जो टॉप व्यू है वो इसके फ्रंट व्यू के ऊपर ही ओवरलैप हो गया है। यही कारण है कि हम लोग सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन बन रही है। लेकिन वहीं अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं तो आप पाएंगे कि पहले उसकी प्रोजेक्शन बन रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि आखिर क्यों हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में रंग ड्रॉ नहीं करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने हैं ना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट को सारे क्वाड्रेंट के अंदर रख के देखने वाले हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाला जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, और ये वाला जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं और जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में रखा हुआ है, और जब हम इसी ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट तब भी प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ही रखा हुआ है। दोनों ही केस में पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद प्लेन आ रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो प्लेन पे ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। अब हम ड्राइंग के खाली इतने से ही भाग पे फोकस करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा अभी 3D में बना हुआ है, लेकिन सीट 2D होती है। अब समस्या ये आती है कि अब हम इसको 2D सीट्स पे कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान के लिए जब हमें इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाना होता है तब हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका फ्रंट ऊपर बना हुआ है और इसका टॉप नीचे बना हुआ है। अब कुछ बच्चे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसके साइड व्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका साइड किस तरफ बनेगा। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए हमको वापस इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे तो नॉर्मली सबको ये बात पता होती है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज हो जाती है। जो साइड दाएं तरफ है वो बनते समय बाएं तरफ बनती है, और जो साइड बाएं तरफ है वो बनते समय दाएं तरफ बनती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर कोई ऑब्जर्वर इसको टॉप व्यू से देख रहा है या फ्रंट व्यू से देख रहा है तो वो पाएगा कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन बन रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोजेक्शन जहाँ पे बन रही है वो वाला ऑब्जेक्ट सॉलिड है, वो वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो इसकी प्रोजेक्शन आर पार चल जाती। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसके सॉलिड या ट्रांसपेरेंट होने से इसके साइड व्यू बनने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ इसके सारे कनेक्शन यहीं से हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना सीधा हाथ ऊपर करते हैं तो मिरर के अंदर वो उल्टा हाथ ऊपर किया हुआ क्यों दिखाता है? इसके पीछे भी यही 3 फैक्टर काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, उसकी प्रोजेक्शन पीछे बन रही है, और पीछे वाला भाग ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस चित्र में आपका हाथ एक ऑब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, आपकी इमेज इसके प्रोजेक्शन का रोल निभा रही है, और जो मिरर है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होने का रोल निभा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन बन रही है। यही कारण है कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि प्रोजेक्शन बनते समय इसकी साइड चेंज हो गई है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जेक्ट का दायां साइड उसको दायां साइड ही लगेगा, और ऑब्जेक्ट का बायां साइड उसको बायां साइड ही लगेगा। लेकिन जब वो उसकी प्रोजेक्शन को देखेगा तब दाएं साइड बाएं साइड चल जाएगी और बाएं साइड दाएं साइड आ जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली इसकी प्रोजेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। यही कारण है कि जब हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक देखते हैं या फिर उसका ऑर्थोग्राफिक देखते हैं तो ना आइसोमेट्रिक चेंज होता है ना ऑर्थोग्राफिक चेंज होता है। दोनों एकदम सेम टू सेम बने होते हैं, खाली उनकी जगह चेंज हो जाती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इनकी जगह अलग होती है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इनकी जगह अलग होती है। दिखते दोनों एकदम सेम है, खाली इनकी जगह चेंज हो जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल के बीच में कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसे बनता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
आपको इस ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। अब हमें ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है वो इसी के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से मिलकर बनता है। आप देख सकते हैं जो इसका फ्रंट व्यू है वो आपको वर्टिकल प्लेन पे दिखाई दे रहा है और जो इसका टॉप व्यू है वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी 3D में बना हुआ है। अब हमें इसको 2D शीट्स पे बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। जब हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जब हम इस इमेज को रोटेट करेंगे तो ये वाली इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला सिंबल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ही होता है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसका सिंबल दो तरीके से बनता है। पहला तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल बनाने का तरीका सही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं ये दोनों तरीके सही हैं। आप इन दोनों में से एग्जाम में कोई सा ही बना सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग ड्राइंग क्यों नहीं बनाते हैं। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं और जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो बीच में वर्टिकल प्लेन आ गया है जिससे वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हमको वर्टिकल प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानना पड़ता है, और जब हम वर्टिकल प्लेन को ट्रांसपेरेंट मान के चलेंगे तो हमारी ये वाली इमेज कुछ इस तरीके की दिखेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब हम इस ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू को देखते हैं। जब हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखेगा तो उसको बीच में कोई प्लेन नहीं दिखाई देगा, उसको पहले ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन दिखाई देगी। यही कारण है कि हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही दिख जा रहा है, उसके बाद प्लेन दिख रहा है। तो दोस्तों अगर हम खाली इसके सेकंड क्वाड्रेंट पर ही फोकस करेंगे तो ये चित्र कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला चित्र अभी 3D में बना हुआ है। इसको 2D में करने के लिए हमको इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं ये वाला चित्र कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप व्यू है वो इसके फ्रंट व्यू के ऊपर ही ओवरलैप हो गया है। यही कारण है कि हम लोग सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में समझते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं और जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखता है। जब हमारा ऑब्जर्वर इसको फ्रंट व्यू से देखेगा तो वो पाएगा कि पहले प्लेन आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमारे ऑब्जर्वर को ये मानना पड़ेगा कि सामने रखा हुआ जो प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर वो सामने रखे हुए प्लेन को ट्रांसपेरेंट नहीं मानेगा तो वो ऑब्जेक्ट को ही नहीं देख पाएगा जो कि प्लेन के पीछे रखा हुआ है। अब जो हमारा ऑब्जर्वर है अगर वो इस ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखेगा तब भी वो यही पाएगा कि पहले प्लेन आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब उसको टॉप व्यू को भी ट्रांसपेरेंट ही मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर हमारा ऑब्जर्वर इन दोनों प्लेन्स को ट्रांसपेरेंट मान लेता है तो इससे क्या होगा। ऐसी कंडीशन में हमारी जो प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट से पहले ही बन जाएगी। दोस्तों मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स रखे हैं, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है और दूसरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन बन रही है। लेकिन वहीं अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं तो आप पाएंगे कि पहले उसकी प्रोजेक्शन बन रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यही कारण है कि हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों प्लेन्स को ट्रांसपेरेंट माना है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दोनों प्लेन्स को ट्रांसपेरेंट नहीं माना है। तो दोस्तों चलिए अब हम वापस चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर, उसको थोड़ा और गहराई से जानने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला चित्र अभी 3D में बना हुआ है। इसको 2D में करने के लिए हमको इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं ये वाला चित्र कुछ इस तरीके का दिखेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इसका टॉप ऊपर बना हुआ है और इसका फ्रंट नीचे बना हुआ है। अब इसका साइड व्यू किस तरफ बनेगा, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू चेंज नहीं होता है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो लेफ्ट साइड ही बनता है और जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो राइट साइड ही बनता है। अब ऐसा क्यों होता है तो हम इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने इस इमेज का एग्जाम्पल लिया था
क्योंकि इसमें पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन बन रही है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए हमको इस इमेज के बदले कोई दूसरी इमेज का एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए खाली इसी इमेज का एग्जांपल क्यों लिया। तो दोस्तों उसका कारण यह है कि इन दोनों इमेजेस में सारी चीज़ें लगभग एक जैसी ही हैं। अब वो कैसे हैं तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने इस प्लेन को ट्रांसपेरेंट माना है, और अगर आप इस इमेज पे फोकस करेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि इसका प्लेन ट्रांसपेरेंट है। आप देख सकते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पहले प्लेन आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अगर आप इस इमेज पर भी फोकस करेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि इसमें भी पहले प्लेन आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यही कारण है कि जब इन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर किया हुआ है तब हमें भी यही दिख रहा है कि इन्होंने अपना दायां हाथ ही ऊपर किया हुआ है। आप चाहे तो और भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें प्लेन पहले रखा हो उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हो। आप पाएंगे कि उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, उसमें दायां भाग दायां साइड ही बनेगा और बायां भाग बाएं साइड ही बनेगा। उम्मीद करता हूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका सिंबल कैसे बनता है। इसका सिंबल बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली आपको जो ये वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके ये वाला ऑब्जेक्ट लगा देना है। आप देख सकते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ये बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ये बना हुआ है, लेकिन ये अभी 3D में बना हुआ है। अगर हमको इस चित्र को 2D में कन्वर्ट करना है तो हमको इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और जब हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे तो ये चित्र कुछ इस तरीके का दिखेगा, और जब हम इस इमेज को भी रोटेट कर लेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरीके की दिखेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसका सिंबल दो तरीके से बनता है, पहला तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल बनाने का तरीका सही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं ये दोनों तरीके सही हैं। आप इन दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी बना सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस समय हमने ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रखा हुआ है। अब अगर हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से देखता है तो वो पाएगा कि पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन बन रही है। लेकिन जब हमारा ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को टॉप व्यू से देखेगा तो वो पाएगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन आ रहा है, जिसके कारण उसकी प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट से पहले ही बन जा रही है। मतलब अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे कि एक तरफ से देखने पर पहले तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसी को दूसरी तरफ से देखते हैं तो पहले उसकी प्रोजेक्शन दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ये बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ये बना हुआ है, लेकिन ये अभी 3D में बना हुआ है। अगर हमको इस चित्र को 2D में कन्वर्ट करना है तो हमको इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और जब हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे तो ये चित्र कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपस में ओवरलैप हो गए हैं, जिसके कारण हमको ये डायग्राम समझने में काफ़ी समस्या आ रही है। यही कारण है कि हम लोग फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग ड्रॉ नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि हम लोग सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग ड्रॉ क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।